नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, यूँ तो पाकिस्तान की सियासत में शदीद हिजान है और हर चंद घंटों के बाद कोई ऐसी डेवलपमेंट होती है जिसमें पिछली डेवलपमेंट जो है वो नज़रअंदाज हो जाती है। और इस वक्त इस मुल्क में ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो 6 महीने पहले कभी आप तवक्को भी नहीं कर सकते थे। गुज़िश्ता 20 बरस की जो सियासत की इर्तका था, जो उसकी एवोल्यूशन थी, उसमें ऐसा लगता था कि हम एक मुख्तलिफ एक दौर की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अब ऐसा लगता है कि हम दोबारा 70 और 80 की दिहाई की जो पाकिस्तानी सियासत थी, तशद्दुद की, मारपीट की, गिरफ्तारियों की, बहुत तेज़ी से हम उस सियासत की तरफ जा रहे हैं। ह्यूमन राइट्स की सूरत हाल भी बहुत बुरी। इसी दरमियान में हमने देखा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक लार्जर बेंच जो है एक्टिंग चीफ जस्टिस जनाब आमिर फारूक साहब की सरकर्दगी में कायम किया गया है, जो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स का केस जो है वो इमरान खान फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सुनेगा, जहां उनके कमेंट्स थे कि हम सेशन जज ने जो फ़ैसला किया डॉक्टर शहबाज गिल के केस में वापस फ़िज़िकल रिमांड देने का, उस फैसले की उन्होंने मज़म्मत की। उन्होंने कहा कि हम इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मकसद उनका कहता कि कानूनी कार्रवाई करेंगे, और इसी किस्म के कमेंट्स उन्होंने इंस्पेक्टर जनरल पुलिस और DIG के हवाले से भी कहे थे। लेकिन हुकूमत ने गिरफ्तारी करने की भी कोशिश की, FIR भी दर्ज की, अब एक कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स भी इस हवाले से शुरू कर दी गई हैं। ऐसा लगता है कि हुकूमत वक्त जो है PDM की, वो कोई ना कोई बहाना और एक्सक्यूज़ ऐसा ढूंढ रही है कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को पाकिस्तान की इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से निकाला जा सके, या कम अज़ कम बहुत देर तक इंतखाबात जो हैं उसे मुलतवी किया जा सके किसी न किसी बहाने से। इस चीज़ को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आज एक बार फिर यहीं से हम आगाज़ करते हैं। मुझे ज्वाइन कर सकेंगे अनवर मंसूर खान साहब, पाकिस्तान के फॉर्मर अटॉर्नी जनरल हैं, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, मेरे साथ हैं फ़ोन लाइन पर। PMLN के रहनुमा जनाब राना अफजल खान साहब भी हमारे साथ हैं। रज़ा रूमी साहब और अफजल राना साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब के स्पेशल असिस्टेंट भी हैं। रज़ा रूमी साहब हम एक वीडियो लिंक के जरिए ज्वाइन कर रहे हैं, ऑथर हैं, कई किताबों के एडिटर हैं, कॉलमनिस्ट हैं, बहुत प्रोमिनेंट, और यही हमारे साथ इस वक्त। नाज़रीन, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय गेस्ट। अनवर मंसूर खान साहब, ये जो लार्जर बेंच बन गया, अगर मैं आपसे शुरू करूँ, इस बेंच को ये बहुत अजीब नहीं है? कल तो रात को था कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, एक FIR थी, एक इंसदाद दहशतगर्दी का था, अब आज सुबह से ये नई चीज़ हम देख रहे हैं। इसे आप कैसे देखते हैं इस डेवलपमेंट को? मुझे भी बड़ा अजीब सा लगा है कि ये इस किस्म का सो मोटो एक्चुअली एक्शन ले लिया गया है। नॉर्मली अगर किसी लोअर कोर्ट के किसी जज के खिलाफ कोई बात होती है तो वो जो जज होता है वो खुद एक रेफरेंस भेजता है हाई कोर्ट को, और हाई कोर्ट उस सूरत में फिर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू कर सकती है। मगर ये तो एक बड़ी अजीब और गरीब सी बात मुझे लगी कि जज साहब ने खुद ले लिया, और ये प्रोबेबली जब सुबह एक केस चल रहा था उसमें प्रोसिक्यूटर्स ने कोई बात की थी जिसमें कि उन्होंने कहा था कि ये इस किस्म के बयानात दिए गए हैं, और उस पे जज साहब ने शायद कहा था उसको हम देख रहे हैं। उसके फौरन बाद ये इशू जो है वो सामने आया कि 3 मेंबर बेंच बन गई। दूसरा मुझे अजीब सी एक और बात लगी कि अगर एक टेररिज्म के ऊपर, इसी ग्राउंड के ऊपर आर्टिकल सेक्शन 6 जो है टेररिज्म एक्ट के तहत एक पर्चा हो गया था, और उस पर्चे के अंदर उस पर्चे की वजह से जो है वो अरेस्ट का जो इशू था वो लिया गया था, और उसी कोर्ट के सामने ये इशू भी रेज हुआ था जिसमें कि उन्होंने ट्रांजिटरी बेल भी दी है। तो ये सब चीजें देखने के बाद क्या अगर वो एक एक्शन क्रिमिनल एक्शन ले लिया गया है तो क्या दूसरा क्रिमिनल एक्शन भी लिया जा सकता है? इस पे भी मेरे समझ में नहीं आई ये बात। आई एम एक्चुअली appalled by the very action taken by them. मुझे तो खुद समझ में नहीं आया कि कैसे ये। जी बिल्कुल, मैं भी बहुत हैरान इसलिए हो रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा एक्शंस जो हैं ऐसा है कि लेकिन मुझे थोड़ी सी वजाहत इसकी कर दे, मैं फिर आपकी तरफ आऊँगा। मेरी रिक्वेस्ट होगी मेरे साथ रहिए, मैं राना साहब की तरफ भी आना चाहता हूँ। आपने इसको सुओ मोटो क्यों कहा? सुओ मोटो मतलब इसमें ये इसकी जो इनिशिएशन है वो हुकूमत की तरफ से नहीं आई, हुकूमत लेकर आई है इसकी एप्लीकेशन? देखिए मेरे सामने, मैं तो ज़ाहिर है वहां नहीं हूँ, मगर ये एप्लीकेशन ही सुबह से जिक्र हुआ था कोर्ट के अंदर, और कोर्ट में ये जब ये कहा गया कि इस किस्म की बात की गई है जज साहब के खिलाफ, तो उस सूरत में उस वक्त ये कोर्ट से ही, उस वक्त आमिर फारूक साहब ही थे शायद, उन्होंने ये कहा कि हम इस चीज को देख रहे हैं, और उसके बाद ये सडनली ये ऑर्डर आ गया। तो ये तो सो मोटो ही केस है, बिकॉज एप्लीकेशन पर से कोई नहीं आई है।
इस बात पे। यानी ट्रांजिटरी बेल भी मुकम्मल नहीं हो सकी। ट्रांजिटरी बेल दे दी है उन्होंने 3 दिन की, और वो भी बड़े अजीब चीज है कि 3 दिन की ट्रांजिटरी बेल कोई दे, मगर बहरहाल उन्होंने ट्रांजिटरी बेल तो 3 दिन की दे दी है, मगर ट्रांजिटरी बेल के साथ साथ उन्होंने उसके फौरन बाद ये भी एक बॉम्बशेल लगा दिया। अच्छा, जरा मेरे साथ रहिए मंसूर खान साहब, मेरे साथ रहिए। राना एहसान साहब, आप शायद एग्री करें राना एहसान अफजल खान साहब, और शायद कि जिस किस्म की चीज़ें अब हो रही हैं गुज़िश्ता 6 माह से बतदरीज, यानी कोई शुरू नहीं हुई अप्रैल से, इनका जो स्केल और फ्रीक्वेंसी जो है बढ़ता चला जा रहा है। और 1999 में जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ख़त्म हुई, उससे पहले भी ऐसी चीज़ें होती थी। मुझे याद है, मैं सिविल सर्वेंट रहा हूँ इस मुल्क में, 90s में भी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में बहुत ही शदीद तशद्दुद था, मुखालिफिन को उठाना, मारना पीटना, जर्नलिस्ट को उठा लेना, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान पर हमला हो जाना, फैसलाबाद अथॉरिटी, डेवलपमेंट अथॉरिटी के ऑफिस में प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब का चले जाना, लोगों को हथकड़ियाँ लगा देना, जंग और उस वक्त जो न्यूज़ था उनका प्रिंट कम कर देना, लोगों की हैरेसमेंट होना, कागज़ को उठा लेना, जमाइमा गोल्डस्मिथ के ऊपर फॉल्स एंटीक केसेस का बना देना, आमिर गौरी जो है उनको नहर के करीब उनकी पिटाई होना, नजम सेठी साहब को उनके घर से उठा लेना। तो एक अजीब व गरीब किस्म का वायलेंट दौर था। और फिर अजीब, यानी आप कहें कि इसको क्या कहेंगे कि सितम ज़रीफ़ी है कि एक मिलिट्री डिक्टेटर आया अक्टूबर 1999 में, और उसके बाद बतदरीज वो जो कल्चर था वो ख़त्म हो गया, और अब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान दोबारा डिसेंड कर रहा है उसी कल्चर में, आपकी हुकूमत में, जबकि शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं और आप जैसे लोग इस हुकूमत और कैबिनेट में हैं। ये हो क्या रहा है राना साहब? नहीं, ऐसे नहीं है मोहित भाई। ना हम लोग कोई 15 किलो ऐसे नहीं है, इनका जाली केस किसी पे हमने बनाया है, ना हमने नैब को जो है वो एक आला बना के 90 दिन की फिजिकल रिमांड, बल्कि 90 दिन क्या, साल की फिजिकल रिमांड जो है बगैर रेफरेंस दायर किए इन्वेस्टिगेटिव स्टेज पे किसी को हमने अंदर किया है और लोगों को डेथ सेल के अंदर डाला है। ना हमने जिस तरह एक दर्जनों की तादाद में PMLN के लीडर्स को नैब के जरिए, FIA के जरिए हरासा किया गया, कुछ हमने नहीं किया। ये जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की कहानी है, वो तो PTI के दौर ने बड़ी अच्छे तरीके से लोगों ने देखी। जिस तरह वो तालपुर बीबी को जो है रात को 2 बजे घर से उठा लिया गया। अभी तो देखें, व्हाट हैज हैपेंड इज वेरी क्लियर कि इमरान खान साहब ने, उन्होंने भरे मजमे में एक जज को तड़ी लगाई कि हम तुम्हें देख लेंगे, हम तुम्हारा बंदोबस्त कर लेंगे। फिर IG को कॉल करके कहा कि हम तुम्हें देख लेंगे, हम तुम्हें बंदोबस्त कर लेंगे। और इससे होता क्या है, देखें, एक तो उनकी जो लाइफ है वो भी थ्रेटन IG को कॉल करके कहने से क्या मतलब है आपका? कर रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से उनको तड़ी लगाई गई, लेकिन मेरा पॉइंट उन्होंने कहा कि IGP और DIG के खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, ये इशारा दिया ना उन्होंने। नहीं, उन्होंने कहा हम छोड़ेंगे नहीं, हम तुम्हें देख लेंगे, हम तुम्हारा कर लेंगे बंदोबस्त। और यही जज के बारे में कहा जिसने कि तुमने 2 दिन की फिजिकल रिमांड क्यों दी, यही इशारतन यही कहा ना कि उनको थ्रेटन किया कि तुम जो कानूनी कार्रवाई कर रहे हो उसके ऊपर हम तुम्हें समझा लेंगे और देख लेंगे और तुम्हारा बंदोबस्त कर लेंगे। तो इससे होता क्या है, देखिए, इससे होता ये है कि आप एक इस किस्म का जो पॉलिटिकल रेटरिक है वो नवाज शरीफ साहब ने थ्रेटन कर रहे हैं। जनाब नवाज शरीफ साहब ने भी इसी किस्म जो पॉलिटिकल रेटरिक है, नवाज शरीफ साहब ने, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने भी, मैंने देखी है, मेरे सामने नहीं इस वक्त मैं आपको दिला सकूं, लेकिन मैंने सोशल मीडिया पे ऐसी वीडियोस देखी हैं जहां नवाज शरीफ साहब ने भी सिविल सर्वेंट्स के हवाले से और मोहतरमा मरियम नवाज ने इसी किस्म की बातें की, लेकिन वहां ऐसा कोई रद्द-ए-अमल नहीं हुआ। मोहित साहब, ये पॉलिटिकल रेटरिक नहीं है। मदीना के अंदर जिन लोगों ने नारे लगाए उनको 8 साल और 10 साल जेल की कैद हो चुकी है, उनके पीछे PTI नहीं आई। दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल रेटरिक। ये जब आप बातें करते हैं तो ना तो आप तजलील कर रहे हैं, यू आर इंटिमिडेटिंग अ पब्लिक ऑफिसर, यू आर। और देखिए, अगर पहले किया था तो कार्रवाई करती उस वक्त की हुकूमत। आज हमारे दौर में हो रहा है तो किसी ने जो पर्चा काटा वो कट गया, और पर्चा क्या कटा है, 780A के तहत कटा है, सेक्शन 2 सब क्लास MNN, जो कहता है कि आप पब्लिक ऑफिसर को इंटिमिडेट नहीं कर सकते या थ्रेटन नहीं कर सकते। और फिर उनको हमने गायब नहीं कर दिया, या उनको जो है वो अरेस्ट करने गए तो पुलिस, जो इमरान खान साहब हैं, वो बनी गाला में बहुत से कवानीन होते हैं जिनको हुकूमतें कभी अप्लाई नहीं करती। बहुत से कवानीन एग्जिस्ट करते हैं स्टैट्यूट बुक में, जिनको हुकूमतें उनका इस्तेमाल कभी नहीं करती हैं। आप एक बड़े एग्रेसिव पाथ पे, आपकी हुकूमत बहुत एग्रेसिव पाथ पे जा रही है।
जो 22 बरस में 23 बरस में इतना एग्रेसिव पाथ तो यहाँ पे जनरल मुशर्रफ ने भी नहीं दिखाया। नहीं, एग्रेसिव पाथ क्या था जब आप हीरोइन का केस बनाते हैं और 1.5 साल बंदे को जेल में डालते हैं। एग्रेसिव पाथ ये था जब आपने सलमान रफीक को और साद रफीक को एक जाली केस के जरिए जेल में डाला और फिर जो जज है वो कहता है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है, नैब को एक आले के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। दैट इज व्हाट इज एग्रेशन। जब एग्रेशन ये होती है जब आप मिफ्ता इस्माइल, खाकान अब्बासी को मुझे जरा इसमें लाने दीजिए। मैं इससे पहले कि मैं सेनेटर वलीद इकबाल की तरफ जाऊं जो वकील भी हैं, मुझे जरा रजा रूमी साहब को क्विकली इसमें लाने दीजिए। रजा रूमी साहब, आपको कोई लगता है कि पाकिस्तान में कोई क्वालिटेटिव चेंज आई है या आप समझते हैं कि ऐसा ही था पिछले 3-4 साल से? जी, मेरे ख्याल से तो ऐसा ही है अनफॉर्चुनेटली, और ये बारियां लगी होती हैं। ये पहले हम देख चुके हैं 90 की दहाई में भी इस तरह की, जो कि जब आप इक़्तिदार में हैं तो आप अपनी जो सियासी हरीफ हैं उनको जेलों में डालते हैं, मुकदमे बनाते हैं। जब आप वो निकलते हैं तो वो बेल्स मिलना शुरू हो जाती हैं और एक विशियस साइकिल स्टार्ट हो जाता है। ये बदकिस्मती से ये सिलसिला ख़त्म होना चाहिए और यही वजह है कि इमरान खान साहब की जो गिरफ्तारी का पूरा कल वो ख़बरें चलती रहीं और वहाँ पे लोग जमा हो गए, फिर आज उनको बेल मिल गई। भाई बात ये कि सियासतदानों को माजी में गिरफ्तार करने से क्या हासिल हुआ है? ये तो हमेशा बैकफायर करती है स्ट्रेटजी। ना तो इमरान खान साहब को गिरफ्तार होना चाहिए और ना ही इमरान खान साहब अगर दोबारा इक़्तिदार में आते हैं तो वो भी तौबा ताइब करके, जिस तरह उन्होंने अपने हरीफों को एक एक करके जेल में डाला था, वो भी इस चीज़ से गुरेज करें। ये मामलात सियासी हैं और इनको सियासी मैदान में, पार्लियामेंट में, इलेक्शन में हल होना चाहिए। ये जेलों का इस्तेमाल जो है और कवानीन का इस्तेमाल जो है वो बिल्कुल मैं समझता हूं कि गलत है कि किस तरह से एहतियात करनी चाहिए। वलीद इकबाल साहब, सेनेटर वलीद इकबाल साहब, आपने सबको सुन लिया। सेनेटर वलीद इकबाल, आपने सबको सुन लिया। आप स्कॉलर भी हैं, पढ़ाते भी हैं, आप लॉ के भी लॉयर भी हैं, वकील भी हैं, आपका एक बड़ी डिस्टिंग्विश पाकिस्तान की फैमिली से भी ताल्लुक है। ये कैसी सूरत हाल है जिसको आप देख रहे हैं? देखें जी, मैं मुकम्मल तस्वीर अभी सामने नहीं है, लेकिन जो मैं जानता हूँ उसके बारे में मैं आपको अर्ज कर देता हूँ। रजा साहब, जरा मुझे रजा रूमी की तो मैं आवाज़ भी पहचानता हूँ, मेरे पुराने स्कूल में भी हैं। बाकी मेहमान कौन से हैं मैं उनको नहीं पहचान सका, मैं थोड़ा बाद में आया। जी, शुरू में अनवर मंसूर खान साहब ने अपना एनालिसिस दिया। राना एहसान अफजल खान साहब हैं, अफजल खान साहब मरहूम जो हैं उनके साहिबजादे हैं, इस वक्त स्पेशल असिस्टेंट हैं, कोऑर्डिनेटर हैं टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की, PMLN के रहनुमा, उनको आपने सुना, फिर रजा रूमी साहब को सुना। हाँ जी, आई डोंट नो, रजा रूमी साहब की जो लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया, धमकी, देखें जिस हद तक मैं उस बयान से, वो एक जुमला खान साहब का है जिसको पिकअप किया गया है, जिसमें उन्होंने पुलिस ऑफिशियल्स की भी बात की है और मैं इस मौके की और आज की और अभी की बात कर रहा हूँ। 2014 में चले वो एक और हालात थे और सिचुएशन थी और उस वक्त कोई और कॉन्सिक्वेंसेस हुए थे। यहाँ के हवाले से मैं उसको धमकी तो नहीं समझता। एक, उन्होंने जहाँ तक मैंने समझा है उस जुमले को, उन्होंने पुलिस के ऑफिशियल्स को मुखातिब करने के बाद, जिनको उन्होंने समझा कि वो शहबाज गिल साहब पे जाती या उनके पर तशद्दुद कर रहे हैं या उसको सुपरवाइज कर रहे हैं, उसके बाद इन्होंने इन जज साहिबा जिन्होंने उनका जिस्मानी रिमांड पुलिस को दिया, बावजूद इसके कि ये तशद्दुद का वहाँ और टॉर्चर की जो थी बात और बड़ी शदीद वो सीरियस इल्ज़ाम है। जहाँ तक मैं जो क्रिटिकल बात अर्ज करना चाह रहा हूँ वो ये है कि उन्होंने इस हवाले से यही कहा था कि सबके हवाले से, इंक्लूडिंग दी पुलिस ऑफिशियल्स एंड जो सेशन जज साहिबा हैं, कि कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। अब किसी को कहना कि अगर आपने कोई गलत चीज की है तो हम कानून के मुताबिक उस पर अमल कोई कदम उठाएंगे, वो कम अज कम मैंने अगेन मेरे सामने शायद मुकम्मल पिक्चर ना हो, लेकिन वो तौहीन अदालत के जुमरे में नहीं आता, क्योंकि यहाँ जी मुझे याद है कि रेफरेंस कानूनी का था, मैंने सुनी थी तकरीर को, कि अभी ट्रांसक्रिप्ट उसका मेरे सामने नहीं है। कानूनी की तरफ उनका रेफरेंस था कि हम इसको कानूनी का चाराजोई करेंगे, इसकी तरफ मतलब इसका लीगल रिएक्शन करेंगे। तो जी मैं इसीलिए मैं कानूनी और पॉलिटिकल दोनों हवालों से इसको देखना चाह रहा हूँ। देखे ना, ये भी होता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में और कहाँ पे एक स्टेटमेंट दी गई है। तो बहुत सी चीजें पॉलिटिकल रेटोरिक में, और अभी मिसालें जो मेरे सामने आ रही हैं, जिस तरह निहाल हाशमी साहब जो सेनेटर होते थे, उनको नाअहल कर दिया गया तौहीन अदालत के जुमरे में, क्योंकि उन्होंने खुला, वो थ्रेट था, उन्होंने कहा जान लो हम तुम्हें देख लेंगे और ये और वो।
पैनामा पेपर्स का जब केस चल रहा था, और मेरे ख्याल दानियाल अजीज साहब ने भी कोई इस तरह की बात की, तलाल चौधरी साहब ने भी। मैं समझता हूँ कि ये उससे, मेरे अपनी राय में ये उससे मुख्तलिफ है और ये कानून के मुताबिक है। और बाय द वे जो तौहीन अदालत का कानून है उसमें भी तौहीन अदालत की एक तो तशरीह की गई है कि वो होती क्या है, उसकी काफी तफसील मौजूद है। तो देखना है कि ये केस उसमें फिट भी करता है या नहीं। और उसके अलावा तौहीन अदालत का कानून जो है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो लॉ है, उसमें मखल 2011 या 12 में या 10 में मजीद काफी सारी तरमीम भी हुई थी। जनरल मुशर्रफ के दौर में ये कानून लगाया गया था, ये ऑर्डिनेंस के जरिए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन वेलकम बैक। मैंने रिक्वेस्ट की और अनवर मंसूर खान साहब ने हमारे साथ ही हैं। अनवर मंसूर खान साहब हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं, राना एहसान अफजल खान साहब। आई हैव लॉट ऑफ लव एंड रिगार्ड फॉर हिम। मुझे लग रहा है कि वो मेरी बात को समझ नहीं रहे। मैंने उनसे ज़्यादा पाकिस्तान की लिविंग हिस्ट्री को देखा है। मैं सिविल सर्वेंट था 1990s में। मैंने इस माशरे में शदीद वायलेंस देखी है। उसके बाद जनरल मुशर्रफ ने इस माशरे में बहुत डिसेंसी पैदा की और एक वायलेंट माशरा जो था उसको उन्होंने एक एक्सप्रेशन दिया। हालांकि वो मिलिट्री डिक्टेटर थे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वो दे के आए, सेटेलाइट टेलीविजन चैनल उनके ज़माने में आए। किसी सहाफ़ी को जनरल मुशर्रफ के ज़माने में ना उठाया गया, ना मारा गया, ना उसके खिलाफ इस तरह से केसेस बने, और यूँ पाकिस्तान में एक नई तारीख का आगाज़ हुआ। अब मैं इस वक्त देख रहा हूँ कि गुज़िश्ता 6-7, बल्कि खाली ये तो गलत होगा, 6-7 महीने, कई साल से मैं देख रहा हूँ बतदरीज ये वायलेंस बढ़ती चली जा रही है। लेकिन अब जिस तरह की वायलेंस हो रही है कि टेलीविजन एंकर पर्सन जो है उनको उठाया जा रहा है, मारा जा रहा है, ये एक ऐसा फिनोमेना है जो हमने मीडिया के ऊपर नहीं देखा अक्टूबर 1999 के बाद। अभी ये जो इमरान खान के केसेस हैं उसका भी जिक्र कर दें, कुछ थोड़ा ये समझाएं कि ये क्या हो रहा है, रिग्रेशन हो रही है सोसाइटी की? मोहित साहब, बात ये है कि टेररिज्म का इन्होंने एक पर्चा करा दिया, FIR लॉन्च कर दी सेक्शन 7 में टेररिस्ट एक्ट के। नाउ टेररिस्ट एक्ट के सेक्शन 7 के तहत ये पर्चा कर ही नहीं सकते जब तक के सेक्शन 6 का जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी ना हो। मैं सिर्फ 2 लाइनें पढ़ देता हूँ। सेक्शन 6 कहता है द एक्शन फॉल्स विद इन द मीनिंग ऑफ सबसेक्शन 2। अब सबसेक्शन 2 जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो कहता है कि जो कुछ भी कहा गया या सुना गया या थ्रेट किया गया उसके लिए कोई इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए उसमें। द एक्ट एन एक्शन शैल फॉल विद इन द मीनिंग ऑफ सबसेक्शन 1 इफ इट इन्वॉल्व्स द डूइंग ऑफ एनीथिंग दैट कॉजेज डेथ, ग्रीवियस इंजरी, ग्रीवियस डैमेज टू प्रॉपर्टी, एटसेट्रा एटसेट्रा। देयर आर अबाउट 12 डिफरेंट थिंग्स। ये अगर किसी ने कहा है और अगर ये कह रहा है, मैंने खुद सुना है, उसमें बड़े कैटेगोरिकली उन्होंने ये कहा था कि ये कानून के मुताबिक एक्शन लिया जाएगा। बिल्कुल कानून के मुताबिक बिल्कुल एक्शन लिया जा सकता है, चाहे वो IG हो, चाहे DIG हो, चाहे जज हो। अगर जज भी गलत काम करता है तो उसके खिलाफ कंप्लेंट्स बिल्कुल हो सकती हैं। ये कौन कह सकता है कि जज के खिलाफ हम एक्शन नहीं लेंगे? मैं 10 दफा कह चुका हूं कि हम आपके खिलाफ एक्शन लेंगे। व्हाट इज गोइंग ऑन? मेरे तो बात समझ में नहीं आ रही है। और अनफॉर्चुनेटली ये रजिस्टर भी हो जाते हैं बगैर किसी लॉ को देखे हुए, और अनफॉर्चुनेटली ये चीजें टेकअप हो जाती हैं। कंटेम्प्ट के लिए मैं बताऊं, आप भूल गए राना सनाउल्लाह साहब ने जब ये कहा था कि कमिश्नर साहब आपके बच्चे भी यहाँ हैं, ये भी यहाँ हैं, ये कब तक होंगे, तो आपके बच्चे अपना ख्याल करें। भूल गए एहसान इकबाल साहब ने जब ये कहा था कि आप लोगों के खिलाफ जो है एक्शन लिया जाएगा, कमीशन बनाया जाएगा, वगैरह वगैरह वगैरह। दीज नॉट थ्रेट। ये कम से कम 8 डिफरेंट जगहों पर, मैं आपको, मुझे ऑफेंड से चीजें याद नहीं रहती हैं, मगर मैं कम से कम 8 मुख्तलिफ जगहों पे ये कह सकते हैं, देखा हुआ है मैंने, और मैंने सुना हुआ है कि किस तरह से ये बातें कही गई हैं। इससे पहले कभी ये बात हुई है नहीं। टेररिज्म इज अ डिफरेंट बॉल गेम। खोसा साहब का जजमेंट भूल गए ये लोग सब, कि जब खोसा साहब ने कहा था कि आप एक्शन इतना नहीं, और इस किस्म के जो डेफिनेशन है टेररिज्म की, दे कैन नॉट बी टेकन लाइटली। ये खोसा साहब का जजमेंट है, वो भूल गए सब। इट इज सो अनफॉर्चुनेट टू हियर व्हाट इज हैपनिंग। और अनफॉर्चुनेटली हमारे कोर्ट्स भी इस चीज को, इस पे तवज्जो नहीं दे रहे हैं।
आई एम वेरी अपसेट विद ऑल। राणा साहब ये आपने सही पॉइंट आउट किया कि गुज़िश्ता कई बरसों में 3-4 बरस में जो है, बल्कि उससे पहले भी ये जो वायलेंस है इसमें इजाफा हो गया। ये मेरा मकसद था कि ये एक नई चीज़ है राणा साहब, जो बड़ी खतरनाक चीज़ है, ये एक स्लिपरी पाथ है। जिस तरह से मैंने दर्जन से ज़्यादा दफ़ा कहा कि जब मोहसिन बेग के घर में इमरान खान साहब ने FIA भेजी तो उन्होंने बड़ा गलत काम किया। इसी जगह पर बैठ के, इसी कुर्सी पर बैठ के मैंने इसकी मजम्मत की, कई मैंने ट्वीट किए, मैंने कहा ये स्लिपरी पाथ है। अब मैं ये देख रहा हूँ कि आपकी हुकूमत में स्लिपरी पाथ बहुत आगे जा रहा है और इसके बड़े खतरनाक नताइज निकलेंगे माशरे के लिए, सियासत के लिए, जमहूरियत के लिए। देखिए मोहित साहब, मैं आपसे इस हद तक एग्री करूंगा कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हम लोग वी आर वेरी लोली रैंक्ड, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो सीरियस कंसर्न्स हैं जिनको सबको मिलकर देखना चाहिए, लेकिन ये भी हकीकत है कि आज आपकी जो जर्नलिज्म है वो भी बहुत बेइंतहा पोलराइज हो चुकी है। आप एक चैनल लगाते हैं वो बिल्कुल 180 डिग्री डिफरेंट पिक्चर पेश कर रहा होता है, दूसरा लगाते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट पिक्चर पेश कर रहा होता है। यानी कि जो जर्नलिज्म है वो बजाय के न्यूट्रलिटी के ऊपर चले, वो भी पार्टी बन गया है, साइड बन चुका है। और फिर उसके अंदर कुछ चैनल्स के ऊपर इल्जामात भी हैं कि उन्होंने फायदे उठाए, किसी हुकूमत से किसी और से हटाए। तो यहां एक ओवरऑल मैं समझता हूं कि एक वेकअप कॉल की जरूरत है। यहां जो तज्जियाकार भी आते हैं वो भी अपने माइंड को बना के आते हैं, और बहुत दफा लगता है कि वो शायद पार्टी की लाइन टो कर रहे हैं और उसके अलावा वो कभी सुनने में ही नहीं आता उनकी तरफ से कि वो जो है न्यूट्रल बात करें और दूसरी साइड को भी डिफेंड करें। तो देयर आर मेनी थिंग्स विच आर रॉन्ग, और कलेक्टिवली मैं समझता हूं कि हमारा सबके ऊपर जिम्मेदारी बनती है कि हम करेक्शन की तरफ जाएं। लेकिन करेक्शन किस तरह होगी जब एक बंदा जो है वो कहता है कि शिर्क जो है वो ये कर रहे हैं, जो ऑपोजिशन कर रही है वो शिर्क है। जब वो कहते हैं, जब जो पॉलिटिकल नैरेटिव या जिनको आप पॉलिटिकल रेटरिक भी कह दें वो रियलिटी बेस्ड ही ना हो, उसका कोई हकीकत से तल्लुक ही ना हो, और उसका मकसद ये हो कि आपने कीचड़ उछालना है, लोगों की इज्जतें उछालनी है। मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूं। जरा रजा रूमी को इसमें आने दीजिए। रजा रूमी, एहसान राणा साहब, रजा रूमी साहब, आप तो लाइफ लॉन्ग जर्नलिस्ट हैं, आप एक से ज्यादा पब्लिकेशन के एडिटर रहे, आपने कई किताबें लिखी, कॉलमनिस्ट रहे, खुद आपके ऊपर हमला हुआ स्पोकन वर्ड की वजह से। आप उस वक्त एक पोजीशन ली हुई थी, आपने इंटेलेक्चुअल थी, मॉरल पोजीशन थी, और जो डिसएग्रीइंग मजहबी इंतहा पसंद थे उन्होंने आप पे हमला कर दिया, जिसमें आपके ड्राइवर जो है उनकी हलाकत हुई और फिर आपने मुल्क छोड़ दिया, कई बरस मुल्क से बाहर है। मेरा आर्गुमेंट ये है कि दुनिया भर में मीडिया पोलराइज ही होता है, लेफ्ट एंड राइट, मार्क्सिस्ट, एंटी मार्क्सिस्ट, सोशलिस्ट। अमेरिका को देख लें, बरतानिया को देख लें। स्पोकन वर्ड के खिलाफ फिजिकल वायलेंस की मैं मजम्मत कर रहा हूं। जैसे आपका स्पोकन वर्ड था, दूसरी तरफ से कहा जी बड़ी सख्त वो बातें कर रहे थे आप, मसलसल कई दिन टेलीविजन प्रोग्राम पे आपने एक पोजीशन ली एक रिलीजियस किस्म के पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर, उन्होंने आपके ऊपर फिजिकली हमला कर दिया, जिसकी मैं उस दिन भी मजम्मत करता हूं, सारी उम्र जब तक जिंदा हूं मजम्मत करता रहूंगा। देखिए जी, बिल्कुल मैं मोहित भाई, ये आज़ादी इजहार और आज़ादी तकरीर जो है इसके ऊपर तो कदगन आप लगाएंगे तो जमहूरियत का फिर तस्वुर ही गायब हो जाता है। इस वक्त भी और माजी में भी हमने देखा है कई अदवार में कि यही होता रहा है कि कोई ऐसा बात कह दो या कुछ कह दो तो उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किस्म का रिएक्शन आता है, इस हद तक आ जाता है कि फिर ये जो दहशत गर्दी वाले पर्चे और वगैरह वगैरह जो इस वक्त हम देख रहे हैं। अब मसला यही है कि पोलराइजेशन भी मेरे ख्याल से कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। आपने मोहित बिल्कुल सही कहा है। यहाँ अमेरिका में देख लीजिए, फॉक्स न्यूज़ और CNN के दरमियान फ़र्क देख लीजिए, हिंदुस्तान हमारे पड़ोस में देख लीजिए, वहाँ तो इंतहाई किस्म की पोलराइजेशन है, और भी दुनिया के ममालिक में। बस यहाँ पे एक मसला जो हमारे यहाँ है और किसी हद तक वो बाकी तरक्की पजीर ममालिक में भी है, वो ये है कि कुछ रेड लाइंस जो हैं वो कानून और आइन जो है वो मुतय्यन कर देता है। अब हमारे यहाँ वो हैं, लेकिन वो इतनी वेग हैं कि आप उनको किसी भी तरह से एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। मसलन आर्टिकल 19 है हमारे आइन का, उसमें ये कहा गया कि जी हर किसी को होगी आज़ादी इज़हार, और लेकिन ये कि ये 1, 2, 3, 4 चीज़ें जो हैं बहुत ही वेग किस्म की, अब उसमें लिखा हुआ है कि जी डिफेंस ऑफ पाकिस्तान या अदलिया की जो वक़ार है और ग्लोरी ऑफ इस्लाम। अब इनका क्या मतलब है? इनका मतलब बिल्कुल गैर वाज़ेह है, और यही वजह है कि ये इस मुबहिम जो सूरत है इसका फ़ायदा रियासत उठाती है, जो अभी उठाया जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि अगर कोई तकरीर करता है, कोई बात करता है तो जाने दें, मतलब उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा। उसका जवाब तकरीर से दिया जा सकता है, किसी ने तहरीर लिखी है उसका जवाब तहरीर से दिया जा सकता है।
तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। जरा मेरे साथ रहिए रज़ा रूमी साहब। सेनेटर वलीद इकबाल साहब, पॉइंट ऐड करने सेनेटर वलीद इकबाल साहब, जी अच्छा, वैसे सर सहाफ़ी राना साहब, सहाफ़ी न्यूट्रल कभी भी नहीं होते। मैं बड़ा अदना सा तालीम स्टूडेंट हूँ मीडिया साइंसेस का। मैंने मीडिया रेगुलेशंस, इंटरनेट रेगुलेशन पढ़ा था लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से। सहाफ़त कभी न्यूट्रल रही नहीं है। पता नहीं पाकिस्तान में ये होता है कि न्यूज़ जो है वो एक्चुअल होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए, और मॉडरेटर जो है उसने मॉडरेट करना है। जैसे मैं आपके डिफरेंट पॉइंट, देखिए मैं आपको भी बोलने दे रहा हूं, मैं रज़ा रूमी साहब को भी बोलने दे रहा हूं, मुझे एहसास है कि उनका डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, वलीद साहब का डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, अनवर मंसूर साहब का डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, तो मैं मॉडरेट कर रहा हूं डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू के दरमियान में। यह है मॉडरेशन, यह है कि आपको मौका देना है, ये एक प्लेटफॉर्म खड़ा हुआ है। लेकिन जहां सहाफ़ी है, सहाफ़ी कभी भी न्यूट्रल नहीं रहे। पता नहीं पाकिस्तान में किसी ने ये फिक्शन इन्वेंट कर दी है। सेनेटर वलीद इकबाल साहब, जल्दी से। मुझे आपके सवाल की समझ नहीं आई, लेकिन मैं चाह रहा था कि पहले मैंने सवाल पूछा ही नहीं आपसे। मैं चाह रहा हूं कि ब्रेक से पहले आपका रिएक्शन ले लूं अब तक की डिस्कशन पे। नहीं जी नहीं, मैं आपकी पिछली ब्रेक से पहले मेरा बात अधूरी रह गई थी, तो आपने मुझे मौका नहीं दिया ब्रेक के बाद। मैं तो ये कहना चाह रहा था कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कानून देखना, उससे पता लगता है कि कौन सी चीज कंटेम्प्ट के जुमरे में आती है अव्वल, और दूसरा कौन से डिफेंसेस कानून खुद देता है। डिफेंसेस मिसाल के तौर पे एक फेयर कमेंट अगर कोई करे टेम्परेट लैंग्वेज में, ये कानून के अल्फाज है, तो वो कानून, वो कंटेम्प्ट का तस्वर नहीं होता, बल्कि वो एक डिफेंस तस्वर होता है। इस वक्त जिस मैच पे हम खड़े हुए हैं और जिस पॉइंट पे हम आए हुए हैं, बात सारी ये है कि जो भी स्पेशली जब से ये 17 जुलाई के ज़मीनी इंतखाब के रिजल्ट आए हैं, और अब देखें कल कराची का भी रिजल्ट आया है, पीडीएम गवर्नमेंट खौफजदा है, पीडीएम गवर्नमेंट जो है तशवीश में है, और उनकी कोशिश है कि उल्टा पीटीआई को, उसकी लीडरशिप को, उसके वर्कर्स को, उसके वोटर्स को खौफजदा किया जाए। और हम एक ये जो सारी कार्रवाई हो रही है मुख्तलिफ, मैं अब ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गौर शुरू किया है, मैं उसको इससे बाहर रखता हूँ, लेकिन जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट और अपने एग्जीक्यूटिव इंतजामिया के जरिए जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, FIRs और ये टॉर्चर्स और इसकी ये शुरू होता है 25 मई से, जब पंजाब गवर्नमेंट जो थी वो पीडीएम के पास थी। ये सारे एक पूरा पैटर्न और एक कंसर्टेड एफर्ट चल रहा है पीटीआई को ब्राउबीट करने का, खौफजदा करने का, प्रेशर डालने का, उसको बैक ऑफ कराने का। और ये मेरे ख्याल अब वाज़ेह हो गया होगा कि पीटीआई की ना लीडरशिप ऐसी है, ना उसके वर्कर्स ऐसे हैं, ना उसके वोटर्स ऐसे हैं जो किसी भी किस्म के इस हथकंडे से जो है वो खौफजदा होंगे या काउ डाउन होंगे। तो ज़्यादा साहब, आप मेरे ख्याल इंटरनेशनल रिलेशंस के रहे हैं स्कॉलर। 1961 का आपको क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जो है उससे आप फेमिलियर होंगे कि वो सदर कैनेडी अमेरिका की और सोवियत यूनियन के दरमियान जो हो गया था, वो आई बॉल टू आई बॉल अब इस वक्त आ गया है। एंड somebody has to blink, and I think the PDM government needs to blink and back off। ये वो मैं तशबीह के तौर पे कह रहा हूँ कि ब्लिंक करने का वक्त आया हुआ है, क्योंकि ये सारी बातें ठीक है। आप ये समझते हैं कि पीडीएम की हुकूमत जो है ब्लिंक करना चाहिए, शायद कराची के इंतखाबात के बाद करना चाहिए, लेकिन हमें ऐसा होता नजर आ नहीं रहा। हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ कुछ और ही ना हो जाए, यहाँ पॉलिटिकल सोल्यूशन के कोई गैर पॉलिटिकल सोल्यूशन ना निकल आए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। सिर्फ चंद मिनट हमारे पास हैं। सेनेटर वलीद इकबाल ने जाते जाते कहा कि दो साइड्स हैं, आई बॉल टू आई बॉल कॉन्फ्रंटेशन है, किसी ने ब्लिंक करना है, पीडीएम की जमातों को ब्लिंक करना चाहिए। मुझे नहीं लग रहा कि पीडीएम ब्लिंक करेगी। और मंसूर खान साहब, आपका इस पे क्या है क्विक रिएक्शन? देखिए, जो हालात डेवलप किए जा रहे हैं वो इतने क्रूशल हो गए हैं अब। देखिए, ARY बंद कर दिया, बोल बंद कर दिया, बोल के एक को उठा लिया, he was beaten up like mad, और कुछ पता नहीं चल रहा है। इधर इमरान खान के खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया, उधर मुख्तलिफ जो लोग हैं वहाँ पे शहबाज गिल के खिलाफ एक्शन शुरू किया। ये सब चीजें अगर आप देखिए तो ये तो एक ऐसे जो उस पर जा रहा है कि एक लगता यह है कि इट इज अ कॉन्सेंट्रेशनल एक्शन पर्पसली डन टू क्रिएट ए क्राइसिस इन पाकिस्तान। और इस क्राइसिस से कौन कौन इफेक्टेड, कौन फायदा उठा रहा है, हमको भी पता है, सबको पता है कि दिस इज ए 5th जनरेशन वॉर। 5th जनरेशन वॉर में अब बुलेट्स नहीं चलती हैं, बल्कि ये इनके थ्रू, अपने ही लोगों के थ्रू ये काम किया जाता है। बहुत मुझे तकलीफ है और मुझे बहुत वो प्रॉब्लम नजर आ रही है। आई सी ए वेरी वेरी बैड सिनेरियो इसके बाद।
राणा साहब, कुछ लोग ये कहते हैं कि पीएमएलएन जो है वो चूंकि बहुत ट्रबल्ड है, इसलिए आप लोग टेंशंस को इतना बढ़ा रहे हैं बिकॉज अब आपको किसी इलेक्शन से कोई फायदा नजर नहीं आ रहा। नहीं मोहित साहब, टेंशन्स हम नहीं बढ़ा रहे। मैं सिर्फ एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूं, स्पोकन वर्ड अगेंस्ट एक्शन। देखें, डोनाल्ड ट्रंप के वो स्पोकन वर्ड्स थे जिनके नतीजे में कैपिटल हिल के ऊपर हमला हुआ। ठीक है जी, मदीना के अंदर जब ये नारे लगे तो वो स्पोकन वर्ड्स थे जिनके नतीजे में 8-10 साल की लोगों को कैद हो गई। इसी तरह एक निजी टीवी चैनल के स्पोकन वर्ड्स थे यूके में, जिसकी वजह से उनके ऑपरेशंस यूके में बंद हो गए। पाकिस्तान में जो स्पोकन वर्ड्स हैं ना, उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए कानून के मुताबिक, कानून से बालातर नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि यहां अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आप किसी की इज्जत यूके में कौन से स्पोकन वर्ड से चैनल बंद हो गया था सर? हमें इस चीज को भी मेरी कलेक्शन में नहीं है जी। जब उसको यूके में कौन सा चैनल बंद हो गया स्पोकन वर्ड से? जब उसको देखें, एक चैनल जो है उसको हैवी फाइन वो ठीक है, वो अपने मैं सर यही क्लैरिफाई करना सर, वो जब फाइन को बचने के लिए चैनल ने अपने आप को बंद कर दिया। अभी इसे कहते हैं रेडियो स्टेशन है, कर दिया उसको $40 मिलियन का जुर्माना कर दिया अमेरिकन कोर्ट ने। वो फाइन इज अ डिफरेंट इशू, बिल्कुल। लेकिन मतलब दो फर्क तो करना जरूरी है। मोहित साहब, ये स्पोकन वर्ड्स हैं। स्पोकन वर्ड्स का फिर लॉ के मुताबिक अगर वो वक्त मेरा खत्म हो गया, मैं इसी चीज पे टर्मिनेट करूं। बिल्कुल मैं इस चीज को नहीं मान सकता। स्पोकन वर्ड पे मगरबी तहजीब के अंदर जो मेन डेमोक्रेसीज हैं, स्पोकन वर्ड के ऊपर वायलेंस नहीं की जाती। और मेन जो पैरेबल है जिस पे वेस्टर्न डेमोक्रेसी खड़ी है वो ये है कि स्टिक्स एंड स्टोन्स में ब्रेक माई बोन्स बट वर्ड्स कैन नेवर हर्ट मी। थैंक यू सो मच।